ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हर शाम को हम लोग आधा घंटा चर्चा करते हैं कृष्ण भावनामृत की फिलॉसफी और एक वैष्णव का मूड, मिशन और लाइफस्टाइल इत्यादि। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। तो आज एक घटना हुई जिसको मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, और इससे मैंने क्या सीखा और मैं क्या सिखा सकता हूँ हम लोग चर्चा करेंगे। तो हुआ कुछ इस प्रकार से था कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, अमोघ लीला प्रो का प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अमोघ लीला प्रो 29 ऑफ अक्टूबर को आएंगे और 29 को हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। फिर 31st फर्स्ट 3 दिन प्रोग्राम्स हैं, और सेकंड को भागवत क्लास दे करके वो 12 बजे उनकी फ्लाइट है रिटर्न। तो हम लोग अलग अलग यूथ इवेंट्स कर रहे हैं। और आज मैं गया था सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, सुबह लगभग 10 बजे हमारा अपॉइंटमेंट था। तो वहाँ के डीन से हमारी बात हुई। तो वहाँ पे लगभग 5000 से 6000 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग प्रोग्राम करेंगे। उनकी कैपेसिटी 8000 स्टूडेंट्स की, 8000 स्टूडेंट्स हैं उनके यूनिवर्सिटी में। तो लगभग उन्होंने कहा है कि इस प्रोग्राम को 5000 स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे। तो एक बहुत बड़ा ये है, क्या कहते हैं, स्टेडियम है, वहाँ पे प्रोग्राम होगा उनके कैंपस में। और उसके बाद में सीईटी कॉलेज में हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो लगभग 3000 स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। सीईटी, ट्रिपल आईटी, आईटीआर, सम सभी जगह के स्टूडेंट्स आएंगे। आईआईटी भुवनेश्वर में आज भी मेरी जस्ट आईआईटी के प्रोफेसर से मीटिंग थी। तो आईआईटी भुवनेश्वर में प्रोग्राम होगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 100 फैकल्टीज और लगभग 400-500 स्टूडेंट्स। अभी जस्ट 10 मिनट पहले वो मीटिंग चल रही थी, अभी बैठे हैं वो लोग बाहर, मैं अंदर क्लास दे रहा हूँ। और कीट ऑडिटोरियम में हम लोग प्रोग्राम ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है। कीट का एक थिंक स्कूल है, नहीं क्या नाम है स्कूल का, विजडम ट्री। तो उन लोग का क्लब है, तो वो लोग स्पिरिचुअल लीडर्स को बुलाते हैं और उनके लिए प्रोग्राम्स करते हैं। तो कीट ऑडिटोरियम में और इस तरीके से वहाँ भी हम लोग लगभग 1200, 1300 ऑलमोस्ट 1500 स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑलरेडी फाइनलाइज हो गई। और हम लोग 30 अक्टूबर को संडे है, तो संडे को मॉर्निंग में 8 o'clock to 10 o'clock कॉन्ग्रेगेशन एंड यूथ का कॉमन प्रोग्राम होगा गुंडीचा टेम्पल। तो वहाँ भी हम लोग लगभग 1000 डिवोटीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो पूरा मेगा यूथ इवेंट सीरीज है, सीरीज ऑफ यूथ इवेंट्स है, तो इसमें लगभग हम 10,000 स्टूडेंट्स को टच करेंगे ऑल अराउंड। तो नेचुरली इन सब प्रोग्राम्स के लिए फंड्स जरूर होते हैं, तो मैं स्पॉन्सरशिप के लिए अलग अलग जगह जा रहा था। तो इस सिलसिले में मैंने कल वाणी की बात करी थी, उन्होंने कहा था आज आए और मिले। तो मैं और रोशन प्रभु हम लोग गए थे। और जब मैं गया तो अंदर जब मैं ऑफिस में जाने लगा, तो जो उनका बॉडी, मतलब जो गार्ड है, वो बाउंसर काइंड ऑफ गार्ड, वो बड़ा ही रफ और बड़ा ही एक मतलब एक बहुत बुरे तरीके से वो मतलब बातचीत करता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, खड़े रहो मैं आता हूँ। तो अभी क्या है क्योंकि हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, तो रूपा जी के इस आंदोलन में है, और भारतवर्ष में तो हर व्यक्ति साधु का सम्मान करता है, ये तो बेसिक एटिकेट होता है। तो इस तरीके से असम्मान सुनने की हमारी कोई मतलब ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल डीलिंग की हमारी कोई आदत है नहीं, है ना। क्योंकि ये एक ऐसी संस्था में हम जुड़े हुए हैं
प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा गुडविल, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, उनके पूरा शिष्य मतलब शिष्यों ने इतना अच्छा एक इमेज रेपुटेशन क्रिएट करके रखा है इस्कॉन का ऑल ओवर वर्ल्ड, कि कहीं भी जाते साधु लोग उनका सम्मान। नहीं, कुछ कुछ क्रिटिकल माइंडेड लोग होते हैं जो कि साधु का सम्मान करना नहीं जानते हैं, और उनकी बातचीत बहुत ही रफ और बहुत ही बेकार डीलिंग होती है। तो एनीवे, मुझे अपने पर्सनल सम्मान की इतने भावना को ठेस नहीं पहुंची, जितना कि व्यक्ति को पता ही नहीं है कि गेरुआ कपड़ा पहन के कोई व्यक्ति आया है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, है ना। क्योंकि भारत में अगर इस तरीके का एटीट्यूड होगा तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, इतना तो कोई भी सिखाता है। तो एनीवे, तो मैं प्रयास किया उनसे बात करने के लिए, तो वो लोग कुछ खास मतलब बहुत बैडली रिस्पॉन्स कर रहे। तो फिर मैंने फोन लगाया वापस अपनी कार में आकर, क्योंकि मैं आपके ऑफिस में आया, मेरी आपसे कल बात हुई थी और हम स्पॉन्सरशिप के लिए आए थे। तो वो बोले आप आइए। मैंने कहा कैसे आ जाए, आपके तो जो गार्ड है वो इतना मिसबिहेव कर रहे हैं। तो फिर मैं वापस से गया। तो जब मैं वापस गया तो मैंने गार्ड से कहा कि मेरे अंदर बात हुई है, मैं वो मुझे बुला रहे हैं। तो बोला आप खड़े रहिए यहाँ पे। वो खड़े रहे और वो अंदर जाके गया और वापस आके बोला वो मैडम नहीं है। मैंने कहा अरे मेरे फोन पे भी बात हुई, वो है, तुम कह रहे हो नहीं है। बोले नहीं नहीं है, आपको बोल देना नहीं है। तो मुझे गुस्सा आ गया नेचुरली, क्योंकि इतना जो डिसरिस्पेक्टफुल डीलिंग वो व्यक्ति कर रहा था, इतना रूड डीलिंग। तो इसके लिए हम लोग मतलब इस तरह का हमारा कोई खास हैबिट नहीं है इस तरह की बातचीत सुनने की। तो मुझे गुस्सा आ गया। तो मैंने क्या किया, मैं दरवाजा धक्का दिया और अंदर घुस गया। और वहाँ उनके स्टाफ में लगभग 10 उनके रिसेप्शनिस्ट बैठे हुए थे, कुछ स्टूडेंट्स भी थे, और मैं जम के धुलाई करी, सबको डांटना फटकारना शुरू किया सबको। मैंने कहा आप लोग इतना मतलब इस तरह आप लोग बिहेव करते हैं क्या, आप लोग टीचिंग दे रहे लोगों को, तो इतना मतलब। तो मैं नेचुरली जो मेरा अंदर था मैं उनके सामने एक्सप्रेस कर दिया। तो एक जो मैडम जो वास्तव में मेरा फोन उठाई थी, वो बोली सर सर गुस्सा मत होइए, आप आइए बैठिए। तो मैं जाके बैठा, मैंने कहा ये रहा प्रपोजल, मदद करनी तो करिए, नहीं तो आपकी इच्छा है। मैंने कहा ये रहा प्रसाद, अपने स्टाफ को खिलाइएगा। और मैंने कहा हमारे मंदिर में आप लोग आएंगे तो हम आपसे इतना डिसरिस्पेक्टफुल डीलिंग नहीं करेंगे। और मैं बोल करके बाहर आया। तो अब लेकिन इस इंसिडेंट से मैंने बहुत सी चीजें रिफ्लेक्ट करी। पहली चीज तो ये रिफ्लेक्ट ये करी कि एक मेंटल कॉन्शियसनेस में व्यक्ति किस प्रकार से मतलब वॉचमैन है, गार्ड है, लेकिन उसका बिहेवियर कितना मतलब एक ईगोइस्टिक है। दूसरा, अ, अगर हमारे घर कोई आता है या हमारे आश्रम में कोई आता है, मंदिर में कोई आता है, तो हम कैसे बिहेव करते हैं। एक कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको एटलीस्ट हम बुलाएंगे, बिठाएंगे, बात करेंगे। और फिर वो है नहीं है। कभी भी ये एक और डीलिंग है कि गार्ड को रखा है बाहर, है ना, जैसे कुत्ते को भगाते हैं तो वो गार्ड आपको भगा दे। अंदर को किससे मिलना है, क्या करना है। कभी कभी हम लोग अलग अलग हाँ इसमें जाते हैं, अपार्टमेंट्स में जाते हैं, तो वहां पे गार्ड्स होते हैं। तो किससे मिलना है, क्या करना है, नहीं आ नहीं सकते। तो गार्ड इतने बुरी तरीके से बात करते हैं, जैसे पता नहीं इनके घर में हम घुस जाएंगे। तो प्रोपा जी ने इस चीज को लिखा है कि मतलब इस तरह जैसे बवेयर ऑफ डॉग्स कुत्तों से सावधान। तो प्रोपा जी लिखे जैसे कुत्ते भौंकते वैसे इस तरीके से लोग इनको लगा देते हैं, तथाकथित गार्ड्स को। और फिर वो मतलब प्रैक्टिकली भौंकते हैं। प्रोपा जी लिखे हैं इसको इस तरह। एक बार प्रोपा जी के जीवन में वैसे हुआ, प्रोपा एक बैंक में जाने एंट्री कर रहे थे, तो वहां के गार्ड ने उनको रोक लिया क्योंकि प्रोपा जी साधु की ड्रेस में थे। प्रोपा इतना बाद में गुस्सा हुए और मैनेजर को पूरा ऊपर से नीचे तक सुनाया। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि हमारे कल्चर में डिसरिस्पेक्टफुल डीलिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब पर्सनली मैंने अपने जीवन में कभी डिसरिस्पेक्टफुल डीलिंग्स देखी नहीं है और करी नहीं। हाँ, मतलब मैं जैसे जिस वातावरण में मेरा जन्म हुआ या अपब्रिंगिंग हुई, हमने कभी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा या फिर किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुल डीलिंग कभी देखी ही नहीं। मतलब ये हमारे लिए मतलब एक तरह का मतलब एक अजीब ही एक इंसिडेंस है कि कोई डिसरिस्पेक्टफुली किसी से बात कर सकता है, किसी को नीचा दिखा सकता है। ये हमने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कभी ऐसा होता है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है हमारे पेरेंट्स, हमारे पिताजी, मतलब अगर हमारे ड्राइवर हो या उनकी शॉप पे काम करने वाले कोई सर्वेंट्स हो, या इनफैक्ट हमारे लोकेलिटी का वॉच गार्ड हो,
तो सबके साथ एक रिस्पेक्टफुल डीलिंग करते हैं, उनको घर के अंदर बुलाते हैं, सोफे पे बिठाते हैं, उनको स्नैक्स ऑफर करते हैं, पानी ऑफर करते हैं। तो हमने कभी देखा ही नहीं कि कोई डिसरिस्पेक्टफुल डीलिंग इस तरह करते हुए। लेकिन ये लोग जिस प्रकार से डीलिंग कर रहे हैं, ये लोग अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? इनका क्या मतलब, क्या भविष्य उनको उज्जवल करेंगे? मुझे ध्यान है एक बार बचपन में, हम जब छोटे थे, तो मैं अपने कॉलोनी का दादा हुआ करता था, लोकल एरिया का, बहुत छोटा था मैं। तो हम लोग साइकिल से घूमते थे और मस्ती मारते थे, खूब सारे गैंग बना करके। तो हमारे उस कॉलोनी के जो प्रेसिडेंट थे, तो हमारे ग्रैंडफादर के फ्रेंड थे, मतलब ग्रैंडफादर की एज की थे। तो उनसे मतलब किसी बात से, किसी कारण से मेरा वाद विवाद हो गया। मतलब मेरे ग्रैंडफादर की एज के एक व्यक्ति के साथ मेरा वाद विवाद हो गया। तो ये बात मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर को बताई, जब मेरे फादर शॉप से रिटर्न किए। तो कि इस तरीके से मैंने मिसबिहेव किया है उन अंकल के साथ में। तो मेरे पिताजी ने मुझे घसीटते हुए लेकर के गए, जो हमारी कॉलोनी का जो लोकल एरिया था, जहाँ उस दिन कॉलोनी की मीटिंग थी। तो वहां लेकर गए, बोले तुमको स्टेज के से ऊपर खड़े होकर के सबके सामने उन अंकल से सॉरी बोलना पड़ेगा, क्षमा मांगनी पड़ेगी। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बिलखता रहा, रोता रहा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं किया, मतलब बोले करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम घर के अंदर नहीं घुस सकते। मैं छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था, प्रोबेबली मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में रहूंगा। लेकिन है ना, सबके सामने कम से कम 300 400 लोग थे वहां पे, और उनके सामने मुझे स्टेज पे खड़े होकर के सबके सामने उन अंकल को सॉरी बोलना पड़ा। तो मैं उस समय रिफ्लेक्ट कर, अब मैं उस इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स ने उस तरह की शिक्षा मुझे तब नहीं दी होती कि दूसरे को रेस्पेक्टफुली कैसे डील करते हैं, तो आज शायद मैं भी उस तरह व्यवहार कर रहा होता जिस तरह से ये लोग व्यवहार कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि हमारे लिए शिक्षा ये, हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, मतलब हमें हर जीव के अंदर कृष्ण को देखना चाहिए। ये हमारी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी हमको हर व्यक्ति के साथ में एक रिस्पेक्टफुल डीलिंग करना सीखना चाहिए। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। कभी कभी बेस में ऐसा होता है, जो नए बच्चे आते हैं, तो वो नए बच्चों को ट्रेनिंग, कुछ क्योंकि तो नए हैं, उनको कुछ पता नहीं है। तो अभी कुछ दिन पहले की घटना है, एक बच्चा मेरे पास से जाके निकल गया। भाई, ये तो बेसिक एटिकेट होता है कि साधु को देख के तो प्रणाम करना चाहिए, या एटलीस्ट मुस्कुराना चाहिए, थोड़ा सा ग्रीट करना चाहिए। तो वो नया बच्चा था, उसको नहीं पता था, तो मैं उस दिन बोल दिया उसको। मैंने कहा देखो, तुम किसी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे तो इंटरव्यू तुमको भगा देगा। बोले क्यों प्रो जी, क्यों भगा देगा? मैंने कहा देखो, तुम्हारे चेहरे पे 1 रुपए की मुस्कुराहट नहीं है, तुम्हें पता नहीं कैसे ग्रीट करते हैं, तो ये सीखना चाहिए। तो मैं उसको सिखाया कि कभी भी किसी वरिष्ठ से हम मिलते हैं, या किसी भी से मिलते हैं, तो उसको हाथ जोड़ करके ग्रीट करना चाहिए, या एटलीस्ट मुस्कुराहट करके हरे कृष्णा बोल ग्रीट कर सकते हैं। आजकल हम लोग सोशल मीडिया के कस्टम में इतना फंसे हुए हैं कि हमें दूसरे को ग्रीट करना, सम्मान से पेश आना, मुस्कुराना और अपनी भावना व्यक्त करने तो हम लोग भूल ही गए। जैसे एक मशीन की तरह लोग आते हैं, अपना अपना काम करते चले जाते हैं, दूसरा कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी को पता ही नहीं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर इस तरह का कल्चर नहीं होता। कृष्णा कॉन्शियस कल्चर एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल डीलिंग, बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप के ऊपर निर्भर करता है। तो ये आज मैंने बहुत सारे, एक एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से मैंने बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट करी कि हमें जब हम अपने आप को डिवोटी बोल रहे हैं, तो हमें कितना दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा, कितना लविंग एंड केयरिंग होना पड़ेगा, कितना आपस में हमको उनसे, मतलब किससे भी हम मिलते हैं, तो व्यक्ति के साथ हम पेश आ रहे हैं, तो वो हमको देख रहा है कि ये डिवोटीज हैं, तो इनका क्या व्यवहार है, क्या आचरण है, तो उस तरीके से हमको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। कृष्ण सबसे ज्यादा अधिक संतुष्ट होते हैं जब हम दूसरे को बहुत रिस्पेक्टफुल डील करते हैं। दूसरे मनुष्य को छोड़िए, कुत्ते बिल्ली के साथ भी हमको रिस्पेक्टफुल डीलिंग करना चाहिए। जैसे कि मैं कल परसों बता रहा था आपको कि जब मैंने देखा एक कुत्ता मतलब यूरिनेट कर रहा है, तो उस समय मैं कार पार्किंग कर रहा था, तो मैं थोड़ी देर में रुक गया, मैं लेट हिम कंप्लीट हिज जॉब। इट इज नॉट गुड। जैसे कोई खा रहा है,
तो कोई यूरिनेट कर रहा है तो उस समय उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, भले वो कुत्ता क्यों ना हो। हाँ, अभी आपने उसकी एक खबर सुनी होगी, किसी मुस्लिम व्यक्ति ने गायों को जहरीला चारा देकर के 100 गाय मार दी। मतलब मेरे को समझ नहीं आता किस प्रकार की बुद्धि है, इसको आसुरिक विचार कहते हैं। अननेसेसरी किसी को टॉर्चर करना, किसी को कष्ट देना, कहाँ से ये व्यक्ति, इस प्रकार व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है? जो व्यक्ति वास्तव में अद्वेष, भगवान कैसे भक्त को पसंद करते थे, भगवान गीता में खुद कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरअहंकारा सम दुःख सुख क्षमी, संतुष्ट सततम योगी यतात्म दृढ़ निश्चय, मई अर्पितो मनोभक्ति जो मत भक्त समय प्रिय। तो मुझे कैसा भक्त प्रिय है, तो 12वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, जो किसी भी जीव से द्वेष न रखे, और कैसे उनके साथ व्यवहार करें, मैत्र करुणा एवं, मित्रता के साथ, करुणा के साथ। इस प्रकार का भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए हमें भगवान का प्रिय बनने की। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, मैं कई बार देखता हूँ भक्त लोग भी, विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों में समस्या होती है। वो परिवार के किसी व्यक्ति को मतलब या समाज के किसी व्यक्ति को हर समय वो उनके अगेंस्ट बोलते रहते हैं, उनका दोष दर्शन करते रहते हैं। तो इस तरीके से केवल हार्ट पॉल्यूट होता है। हमें बहुत उदार बनना पड़ेगा। और हम भी गलतियां कर रहे हैं, इसी सेंस में हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि किसी एक भक्त को व्यवहार को लेकर के या उनके किए गए किसी गलत कार्य को लेकर के हम बारंबार बारंबार उनको दोषी समझ करके मन ही मन उनके प्रति हम द्वेष उत्पन्न कर लेते हैं। दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ। वैष्णव मीन्स बिग हार्टेड पर्सन। वैष्णव का अर्थ ही होता है जिसका हृदय बहुत ही विशाल है। जैसे जीसस क्राइस्ट के विषय में प्रोपा जी कहते हैं, उनको सूली पे चढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार का चरित्र डेवलप करना हमारा गोल है। तो जो आज एक इंसिडेंस हुआ, वो इंसिडेंस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज में लोग कितने बेसिक चीज नहीं जानते हैं कि हमें किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से एटलीस्ट हम सम्मान नहीं कर सकते तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन इंसल्टिंग वे में किसी को नीचा दिखाना, इस तरह का आचरण कभी भी नहीं करना चाहिए। ये डिवोटीज के लिए बहुत जरूरी है। इसकी प्रैक्टिस जरूरी है हमारे लिए। एक्चुअली हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर व्यक्ति के साथ जिससे भी हम मिलते हैं, उससे हम, है ना, ऐसा कहा जाता है, जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं, पंडिता समदर्शिना, है ना, चाणक्य पंडित कहते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्चिति स पंडिता। पंडित व्यक्ति वो कौन है, जो हर दूसरे जीव को अपने समान देख सके। तो कौन सी चीज मुझे अच्छी लगती, कौन सी चीज मुझे बुरा लगता है, अगर मुझे कोई मेरा अपमान करे तो मुझे बुरा लगता है, तो इसलिए मुझे एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई मुझे कष्ट में डालता मुझे बुरा लगता है, तो मुझे दूसरे को कष्ट नहीं डालना चाहिए। तो हम आत्मवत सर्वभूतेषु, जो सभी जीवों को अपने समान देख सके, वही पंडित है। तो ये है वास्तविक पंडित की डेफिनेशन। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा का विषय है। 2 3 दिन पहले एक डिवोटी, एक स्टूडेंट मेरे पास आया था। वो मुझे बता रहे थे कि प्रभु, मतलब मैं अपने लाइफ में, हाँ, मतलब राइट राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैंने केवल देखा है अपने घर में केवल केओस, झगड़ा होते हुए, माता पिता के बीच में, परिवार वालों के बीच केवल झगड़ा हो रहा है। वो मुझे एनालॉजी दी कि जैसे किसी मूवी में होता है कि एक बच्चा एक रूम के कॉर्नर में बैठा हुआ और सब लोग झगड़ रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बोले बिल्कुल वैसा मेरे साथ, मैं पिछले 25 26 साल से उस एनवायरमेंट में हूँ। तो आप, और अब आप खुद इमेजिन करिए कि किस प्रकार की डिफिकल्ट अपब्रिंगिंग हुई है उस व्यक्ति की। तो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि सोशली इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, कि अभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि उनके मन में बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा है कि कैसे हमेशा क्वारल एंड क्वारल। लोग कुत्ते बिल्ली का जीवन जी रहे हैं, मतलब झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, सुख से नहीं रह सकते। क्या जीवन जी रहे हैं? मतलब जीवन की क्वालिटी इतनी थर्ड क्लास है, और किस चीज का घमंड है उनको। लेकिन वैष्णव का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग कृष्ण कॉन्शियस बनने आए हैं, हम लोग भक्त बनने आए हैं। हमारे जीवन की बहुत हाई क्वालिटी होनी चाहिए। इतना लो लो कॉन्शियसनेस के साथ ये मनुष्य का जीवन है ही नहीं। तो पशु पक्षियों प्रॉपर उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी कमरे में आप बहुत सारे कुत्ते बिल्लियों को डाल दें, वो क्या करेंगे? तो झगड़ेंगे। तो इस तरीके से लोग परिवार में, समाज में झगड़ा कर रहे हैं।
उड़ीसा बंगाल वाले झगड़ा कर रहे रसगुल्ला किसका है, वो कोई टॉपिक नहीं मिला इनको झगड़ा करने के लिए। इतनी लोअर कॉन्शियसनेस, इतनी गिरी हुई चेतना में। कृष्ण भावनामृत का अर्थ ही होता है अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना। ये कितना महत्वपूर्ण मार्ग है प्रभुपाद जी ने यूनाइटेड नेशंस वास्तविक में बनाया है कि एक छत के नीचे सब लोग आ सकते हैं, सभी देश के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सब प्रकार के लोग एक साथ आ सकते हैं बिना किसी में भेदभाव किए, किसी किसी मतभेद किए। तो ये जो हाँ, ये जो छोटी छोटी चीजें बचपन में सिखाई जाती है, आपको याद होगा मॉरल साइंस की बुक में सिखाई जाती थी। दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एल्डर्स को ग्रीट करना चाहिए। मैं कल पढ़ रहा था तो जो इंडिया का प्लेज होता है ना, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, नहीं क्या, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, एंड वी शुड, उसमें भी एक लाइन आती है, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स एंड ट्रीट एवरीवन विद डिग्निटी एंड फ्रेटर्निटी। ये केवल क्या बोलने के लिए है? इसकी ट्रेनिंग कौन दे रहा है बताइए आप मुझे। आज हम जब जो सेंचुरी यूनिवर्सिटी में गए थे, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है और काफी मतलब डायनेमिक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके एक्टिविटीज हैं। मतलब वो खुद के सारा काम खुद करते हैं, फर्नीचर से लेकर ट्रांसफार्मर खुद के खुद बनाते हैं। इतना ही नहीं, वो खुद के ट्रांसफार्मर बना करके गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। और उनका खुद का एक टेलरिंग यूनिट है, तो खुद की यूनिफॉर्म खुद बनाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में दूसरे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को यूनिफॉर्म सप्लाई करते हैं। और पूरे कोविड के समय में उन्होंने करोड़ों करोड़ों मास्क और पीपी किट सप्लाई करी गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद में उनका खुद का ही वेल्डिंग यूनिट है, तो जो भी वेल्डिंग का काम होता है तो बच्चे सीखते भी हैं और उनका वेल्डिंग वो खुद ही करते हैं। मतलब हर चीज में सेल्फ सफिशिएंट, यहाँ तक कि गाड़ियां वो खुद बना रहे हैं, जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह है। नवीन पटनायक गए थे कुछ समय पहले सेंचुरी यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो इतना अच्छा उनका कल्चर है, मतलब चीजें हैं। अ, लेकिन मैं ऑब्जर्व किया कि जैसे अम, उनके टीचर के साथ हम जा रहे थे और कुछ स्टूडेंट्स वहां से आ रहे थे, लेकिन स्टूडेंट अपना लगाए मोबाइल फोन में लगा, वो बात करके टीचर को भाव ही नहीं दिया। बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये बात क्यों ऐसा? क्योंकि स्किल्स में हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको टेक्निकलिटी में ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन टीचर को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए, थोड़ा प्रणाम करके झुकना चाहिए, ये चीज कोई नहीं सिखाने वाला नहीं। ये कमी रह रही है हमारे सिस्टम में। तो हम उनको कॉम्पिटेंट बना रहे हैं लेकिन कैरेक्टर नहीं दे पा रहे हैं। और किसी व्यक्ति की वैल्यू उसे कैरेक्टर से पता चलती है। कोई व्यक्ति, जिस जैसे कहा जाता है कि जिस वृक्ष में जितने फल लगे वो उतने झुक जाता है। तो ये तो हम लोग स्किलफुल बना रहे हैं, लेकिन वो इतना घमंडी है कि अपने टीचर के सामने गुड मॉर्निंग नहीं कर रहा है। उसको सिर झुका करके प्रणाम करने में टीचर को, उसको उसको शर्म आ रही है। किस प्रकार की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं? तो इसलिए ये सब चीजें हैं हमको, एटलीस्ट हम इस्कॉन में है तो हमको ये सब सिखाया जाता है कि जब हम अपने शिक्षा गुरु से मिलते हैं या उनको हम वैष्णव प्रणाम करते हैं, अन्य सीनियर वैष्णव से मिलते हैं उनको वैष्णव प्रणाम करते हैं। और उसके बाद में कि सन्यासी को देखते हैं तो सन्यासी को देख के हम दंडवत प्रणाम करते हैं। ये सब सिखाया जाता है हमको। और नहीं सीख रहे हैं तो रेगुलर क्लासेस में आइए, हर चीज कवर की जाएगी, सब कुछ सिखाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कभी किसी सीनियर भक्त से मिले, तो सीनियर भक्त से मिलने का मतलब होता है कि जब आप उससे मिलेंगे तो वैष्णव प्रणाम करना चाहिए, और जब मिल करके वापस जा रहे होंगे तब वैष्णव प्रणाम करना चाहिए। अभी कुछ भक्तों को मैं देखता हूँ एक टाइम करते हैं, दूसरे टाइम नहीं करते, लेकिन आइडियली तरीका ये होता है कि जब हम मिलते हैं स्टार्टिंग में तो प्रणाम करना चाहिए, फिर जब जा रहे होते हैं तब प्रणाम करना चाहिए। ये सब सिखाया जाता है हमको। तो ये कल्चर अगर हम नहीं सीखेंगे तो हाँ, एक वैष्णव का ऑर्नामेंट होता है उसके एटिकेट्स, उसका उसका सदाचार, उसका व्यवहार। तो ये और तो ये शोभा बढ़ाता है। जैसे एक व्यक्ति अगर सोने चांदी की हार पहन लेगा, हीरे पहन लेगा, तो वो क्या कर रहा है, वो उसके ऑर्नामेंट्स की शोभा बढ़ा रहा है। तो वैष्णव सदाचार हमारी शोभा बढ़ा। तो वैष्णवों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए हमारा, है ना? और कैसा हमें, मतलब मन में, मतलब एक तो होता है एक्सटर्नल बिहेवियर और एक होता है हमारा जो इंटरनल माइंडसेट। इंटरनल माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए? कोई व्यक्ति आपके साथ कितना भी मिसबिहेव कर दे, लेकिन आपका उसके प्रति कोई सम्मान कम नहीं हुए, ये बड़ा मुश्किल है ये।
लेकिन ये जरूरी है, ये सीखना चाहिए। तो एक्सटर्नली कुछ एटिकेट फॉलो करना चाहिए। अभी आजकल एक डिबेट चली है, क्यों नेशनल एंथम में हम 52 सेकंड खड़े होंगे? और दिल, देश प्रेम तो दिल में है ना, देश प्रेम तो दिल में है, तो नेशनल एंथम में खड़े होने की जरूरत क्या है? फ्लैग होस्टिंग करने की जरूरत क्या है? लोग ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं आजकल, डिबेट में हर तरह का डिबेट उठता है। अरे तुम्हारा देश प्रेम अगर 52 सेकंड के लिए प्रकट नहीं हो पा रहा है, तो तुम जीवन क्या दोगे? और तुम जो सुख से रह रहे हो, तुम्हारी पहली वाली जनरेशनों ने अपना जीवन बलिदान किया है, तब जाके तुम सुख से रह रहे हो। तुम यहाँ सुख से खा रहे हो, पी रहे हो, मजे मार रहे हो, चिकन की तगड़ी दबा रहे हो क्योंकि बॉर्डर पे कोई लड़ रहा है। तो वो व्यक्ति अपना जीवन दे रहा है, और तुमसे 52 सेकंड खड़े हुए तो नहीं बनता है। तो 52 सेकंड खड़े होते तुमसे, तुम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपना अपना देश प्रेम, क्या जीवन दोगे? आज रोशनपुर मुझे अच्छी बात है, सुबह राधानाथ महाराज एक प्रवचन में बोल रहे हैं कि बोले परीक्षित, परीक्षित महाराज क्या बोल रहे थे कि परीक्षित महाराज को ऐसा नहीं कि गार्डनिंग कर रहे हैं और कान में लेक्चर लगा के सुन रहे हैं। उन्होंने लेक्चर सुनने के अपना जीवन दिया था, तब जाके उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया। तो कोई चीज अगर कृष्ण को प्राप्त करने के लिए पूरा अपना 100% देना पड़ता है। तो उसी तरीके से है ना, हमारी एक्टिविटीज बोलती है कि हम वास्तव में प्रेम करते हैं या हम केवल दिखावा करते हैं। हमें वास्तविक देश प्रेम है या केवल हम दिखावा कर रहे हैं? तो ये सब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। चीटिंग नहीं चलेगी, है ना, हम किसी को छल नहीं सकते। ये जो जो आज का जो हमारा डिस्कशन है, ये आप लोग के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए और मेरे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए। कोई व्यक्ति अगर असम्मान से डील किया, वो एक अलग मैटर है। मैं कितना सम्मान से दूसरे से डील कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट। मैं कितना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ लोगों को, मैं कितना वैल्यू कर रहा हूँ दूसरे के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर छोटी छोटी चीजें देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको टाइम दिया है कि आप मुझसे 5 बजे मिलने आ सकते हैं, आप 5 बजे पहुंच गए, और मैं आराम से आ रहा हूँ 6 बजे, 6:30 बजे। तो 1.5 घंटा मतलब क्या है? 1.5 घंटे का मतलब है कि मैं आपका सम्मान नहीं करता, मुझे आपके टाइम की कद्र नहीं है। सिंपल। मतलब आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप, मैंने, मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए नेता मंत्री लोग क्या करते हैं, वो जो टाइम देते हैं, उनको जिस टाइम पे आप बुलाइए उससे 2-4 घंटे लेट चलते हैं वो। मतलब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए आप उनको बुलाइए कि भैया पौंडी होगी या छेरापोरा होगा 12 बजे, तो वो पहुंचेंगे 3 बजे। जगन्नाथ जी वेट करें हमारे लिए। मतलब मंत्री जी इतने वीआईपी हैं कि जगन्नाथ जी को अब उनके लिए वेट करना पड़ेगा। इससे क्या दिखाना चाह रहे हैं? इससे हम, है ना, इससे हम दिखाना चाह रहे हैं मैं कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ और मुझे दूसरे के समय की कोई कद्र नहीं है। लेकिन लेकिन ये एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है। अगर हम वास्तव में दूसरे का सम्मान करते हैं, हमें दूसरे के समय की कद्र होनी चाहिए। जो टाइम दिया है उस टाइम पे हमें काम करना चाहिए, पहुंचना चाहिए, बात करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसका सम्मान करते हैं। ये सब छोटे छोटे एक्शन भारत में हल्दा महाराज अच्छा पॉइंट बताते हैं। भारत में मतलब डिसिप्लिन नहीं है, और विदेशों में डिसिप्लिन है। वहां पे इस तरह, आईएसडी का मतलब जानते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है कि अगर कोई प्रोग्राम 6 बजे है, तो बाय डिफॉल्ट लोग समझेंगे 7:30 बजे शुरू होगा, क्योंकि क्यों, इंडियन टाइम है। अभी मेरे को आईआईटी के प्रोफेसर बोल रहे थे कि प्रभु, लेकिन अगर हमने जो टाइम देंगे उसमें हमको स्टिक रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पंचुअलिटी को रिस्पेक्ट किया जाता है। हमने हमारे गुरु महाराज के आचरण में देखा था इस तरह, जो टाइम दे देंगे मतलब टाइम, घड़ी मिला करके, अगर 11 बजे क्लास है तो 10:59 पे वो पहुंच जाएंगे, इस तरीके से। और तो मुझे एक भक्त ने बताया एक अच्छा पॉइंट कुछ दिन पहले, कि अगर गुरु महाराज को मान लीजिए 11 बजे किसी मीटिंग में पहुंचना है, और वहां अपने रूम से उस मीटिंग में पहुंचने में 10 मिनट लगता है, तो गुरु महाराज 10 बजे निकल जाएंगे और 10:10 से पहुंच जाएंगे। तो 50 मिनट क्या करेंगे? 50 मिनट वो बाकी लोगों से मिलेंगे, सबको समय देना चाहते हैं, सबको रिस्पेक्टफुली डील करना चाहते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति अछूता ना रह जाए, और फिर 11 बजे शार्प मीटिंग में एंटर कर ले। कितना बड़ा आचरण है, सीखने के लिए। प्रभुपाद जी अपना खड़ी पंचुअल में टाइम मिला के चलते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरे के समय की रिस्पेक्ट करना, दूसरे की रिस्पेक्ट करना, दूसरे की भावनाओं की रिस्पेक्ट करना और दूसरे की रिस्पेक्ट करना। और वैष्णव कल्चर ये है।
लास्ट पॉइंट बता करके अपनी कथा का विराम दूंगा, समय हो गया है। कि नियोफाइट डिवोटी जो होता है वो बोलता है मैं हूँ, भगवान है बस, और कोई नहीं। ये नियोफाइट का लक्षण है ना। कभी कभी नियोफाइट डिवोटी सोचता है कि मैं क्योंकि डायरेक्ट डीटीज की सेवा कर रहा हूँ तो मैं बहुत महान भक्त हो गया हूँ, क्योंकि डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहा हूँ। और मध्यम अधिकारी डिवोटीज के साथ डील करता है, अलग अलग डिवोटीज के साथ डील करता है। उसे पता है कि किसके साथ मित्रवत होना है, किसके ज्यादा समय देना है, किसके कम समय देना है, कौन आर्ग्यू कर रहा है तो उसको अवॉइड करना है। ये मध्यम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी वो है जो इतना कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऑब्सेस्ड है कि वो समझता है कि सब लोग कृष्ण को भक्त है, केवल मैं ही भक्त नहीं बन पाया। लेकिन इसका मतलब है कि मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी दोनों ही उनके जो डिवोटीज की दूसरे व्यक्तियों के प्रति जो भावना होती है वो रिस्पेक्टफुल होती है, और कनिष्ठ व्यक्ति तो रिस्पेक्टफुल नहीं। तो हमें हमेशा कनिष्ठ के प्लेटफॉर्म पर नहीं रहना है, हमें ऊपर उठना है, यानी हमें काफी रिस्पेक्टफुल डीलिंग करनी है। और जैसा हम दुनिया के साथ पेश आएंगे, दुनिया हमारे साथ पेश आएगी। आज अगर इस्कॉन के सभी मंदिरों में हमारे जो गवर्नर है गणेशी लाल जी, तो गणेशी लाल जी को हमने प्रीच नहीं किया, उनको प्रीच किया है हरियाणा के डिवोटीज ने, क्योंकि पहले वो हरियाणा में प्रोफेसर थे। तो क्योंकि वहां के डिवोटीज ने उनको प्रीच किया है, उनको रिस्पेक्टफुली डील किया है, उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस जोड़ा है, तो जब हम लोग पहुंचे उनके पास वो तुरंत फेवरेबल हो गए। तो हमारा पर्सनली कोई भी एफर्ट नहीं था, तो कोई और उनको प्रीच किया है तो उसका रिजल्ट हमको मिलता है। तो इसी तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में इस्कॉन का गुडविल बना है, दूसरों ने बनाया है, इसलिए हमको बेनिफिट मिलता है। तो हम भी जिसके संपर्क में आते हैं उसे ऐसा एक्सपीरियंस हमारा देना जिम्मेदारी है कि वो, क्योंकि हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने से किसी ने पूछा कि स्वामी जी आपके शिष्य को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो प्रभुपाद ने कहा था कि माय डिसाइपल्स आर परफेक्ट जेंटलमैन, मेरे शिष्य परफेक्ट जेंटलमैन। तो इसलिए लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस्कॉन का डिवोटी मतलब जेंटलमैन, उसका व्यवहार जेंटल होना चाहिए, उसका अपीयरेंस जेंटल होना चाहिए, उसका हर काम करने का तरीका परफेक्ट होना चाहिए, उसका नॉलेज लेवल अच्छा होना चाहिए, उसका बोलना चलना अच्छा होना चाहिए, वो साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, वो स्केड्यूल फॉलो करने वाला होना चाहिए। ये हमसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम शिला प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आज अगर हम कोई गड़बड़ काम करेंगे तो लोग हमको नहीं जानते, लोग प्रभुपाद को जानते हैं, लोग इस्कॉन को जानते हैं। तो यही बात बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटिंग शिला प्रभुपाद, एंड देयरफॉर वी मस्ट बी वेरी सीरियस अबाउट आवर डीलिंग्स विद अदर्स। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। समय हो गया है। मैं आप सभी का आभारी हूँ, आप लोगों ने इतना समय दिया। और किसी के मन में किसी प्रकार का प्रश्न होता है तो आप लोग मुझे पिंग कर सकते हैं, मैं अपकमिंग सेशंस में उसको लेऊंगा। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।